नमस्कार। इस वीडियो में हम ये पढ़ द्वितीय के मूल अधिकार जो चैप्टर है उसमें से समता के अधिकार, समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मूल अधिकारों की परिभाषा देखी थी, संविधान के द्वारा प्रदत्त हुए अधिकार जो नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं मूल अधिकार कहलाते हैं, जिनके संरक्षण या उपलब्धि की दायित्व है न्यायालय लेता है। इसी क्रम में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का जिक्र है। चूँकि भारत एक विभिन्न विषमताओं से भरा एक सामाजिक आर्थिक ढांचे में बंधा हुआ समाज है, उसमें विभिन्न प्रकार की विषमताएं देखने को मिलती है। उन सभी को समाप्त करने के लिए संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं जो अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक वर्णित है। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता का वर्णन करता है, जिसके दो पहलू हैं। विधि के समक्ष समानता, तो विधि का समान संरक्षण, इसका एक उपनीति है जो डायसी का कानून के समक्ष जो विधि का समक्ष समानता है उसका उप सिद्धांत है। यानी कानून सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंध करे। और दूसरा इसका भाग है कि कानून की पहुंच या कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई किसी भी जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव कानून के समक्ष अतार्किक है। इस आधार पर राज्य व्यक्तियों को युक्तियुक्त रूप से वर्गीकरण कर सकता है और यह इस दृष्टि से एक सकारात्मक विधि है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य किन्हीं आधारों पर तार्किक भेदभाव कर सकता है। इसी क्रम में भारत में महिलाओं को छूट दी गई है, ST SC OBC को छूट दी गई है। इस क्रम में हम देखें कि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय हैं जिनमें तमिलनाडु राज्य में बनाम रोयपण जो मामला है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। और वस्तुतः विधि के समक्ष समानता तभी प्रभावी होती है जब विधि तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो। इस प्रकार जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। दूसरा जो अनुच्छेद है 15 है, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इसका मतलब है कि नागरिकों को जो उपयुक्त आधारों पर सार्वजनिक जो दुकान है, भोजनालय हैं, कुएं हैं, वाचनालय है या मनोरंजन के स्थान है, उन पर सभी की जो प्रवेश है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। समता के उपयुक्त अधिकारों के संबंध में एक स्पष्टीकरण और आवश्यक है कि समानता के अधिकार का तात्पर्य नहीं है कि वंचित या शोषित वर्ग के लिए राज्य अलग से कोई कदम नहीं उठा सके। वह राज्य बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों के लिए जो या पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रबंध राज्य कर सकता है। इससे अन्य लोगों की जो समानता है, समानता का जो अधिकार है उसका हनन नहीं होगा। समानता के अधिकार के तहत जब विशेष सुविधाएं किसी वर्ग को दी जाती है तो आरोप लगाया जाता है कि उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि उस अधिकार की सकारात्मक पूर्ति
जब तक सभी को वह समान रूप से उपलब्ध नहीं होगा वो हो नहीं सकती। इसलिए राज्य यदि विशेष उपबंध या विशेष छूट किसी वर्ग को देता है तार्किक आधार पर, तो वह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो सार्वजनिक सेवा है या लोक नियोजन है उसमें उसके विषय में अवसर की समानता का वर्णन है। संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में राज्य के अधीन किसी भी पद या अन्य नियोजन के में नियुक्ति के समय सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया जाता है। अवसर की समानता का अधिकार उच्च वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग को भी प्राप्त हो सके, इसके लिए अनुच्छेद 16(3) और से 16(5) तक विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 16(3) में राज्य के निवासी है किसी राज्य विशेष के, उसके निवास के आधार पर राज्य नौकरियों में व्यक्तियों को आरक्षण दे सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) है जो बाद में जोड़ा गया है, इसमें राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को विशेष उपबंध कर सकता है, यानी आरक्षण का प्रावधान 16(4) के तहत है ST SC वर्ग OBC वर्ग के लिए। आरक्षण का आधार के जो मुद्दा है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रदीप कुमार मामले में ये निर्णय दिया कि आरक्षण न केवल आर्थिक आधार होगा और न केवल जाति यानी सामाजिक जाति और आर्थिक संयुक्त रूप से जो आरक्षण है वो आधार होगा आरक्षण का। आरक्षण के संबंध में जो सबसे चर्चित मामला है जिस पर सर्वाधिक बहस होती है वो है मंडल कमीशन, जिसके आधार पर सरकार 1990 के दशक में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। सरकार के इस निर्णय को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के नाम से बाद में चुनौती मिली और न्यायालय ने इस बात में जो निर्णय दिया वो इस प्रकार है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) और 16(1) विरोधी नहीं है, दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो इसमें जो इसी के तहत जो 27% आरक्षण दिया गया है वो वैध है। दूसरा, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में इसमें कोर्ट ने जोर दिया क्रीमी लेयर को अपनाया जाए, यानी मलाई की परत के जो लोग हैं या जो आय से इनकम टैक्स की जो सीमा में जो लोग आते हैं वो इसके हकदार नहीं होंगे। अब जो समानता के अधिकार में दूसरी बात जो की जाती है वो है अस्पृश्यता का अंत के संबंध में अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता न केवल इस अनुच्छेद के द्वारा अंत किया गया बल्कि किसी ऐसे व्यवहार को भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिकार का भारतीय समाज में इसलिए महत्व है कि जाति के आधार पर भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव प्रचलित है और इसे रोकने के लिए समतावादी समाज की स्थापना के लिए इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना जरूरी था। चूँकि भारतीय समाज बहुत दिनों तक शूद्रों के प्रति अशोभनीय अमानवीय व्यवहार उच्च जातियों द्वारा किया जाता रहा है, इसके कारण सार्वजनिक स्थानों पर इन लोगों के साथ तिरस्कार का सामना इनको करना पड़ता है और अनेक समाज सुधारकों ने इसे दूर करने का प्रयास किया है। तो अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 17 है उसको जोड़ते हुए ये घोषणा की कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसके आधार पर किया जाने वाला व्यवहार भी निषिद्ध किया जाता है। और इसी संदर्भ में भारत में समान नागरिक अधिकार
अधिनियम 1976 बनाया गया, जिसमें जो दंड के प्रावधान हैं वो निम्नलिखित स्थितियों में है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा करने से रोकने पर, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति का अपमान, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर रोक, ऐतिहासिक धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना या सेवा देने से इनकार करना आदि जो मामले हैं उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। समानता के अधिकार में जो लास्ट क्रम आता है वह है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। लोकतंत्र में समानता की स्थापना का ये आधारभूत तत्व है कि एक देश में सामाजिक असमानता के साथ साथ शासन के स्तर पर जो औपनिवेशिक काल है उसमें असमानता को बढ़ावा दिया जाता रहा है। भारत के इतिहास से ये हमें जानकारी मिलती है। हमारे देश में औपनिवेशिक काल में राजाओं को अनेक उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे राजा, राय बहादुर, नाइट, दीवान आदि आदि। ये उपाधियाँ समाज में व्यक्तियों के बीच में असमानता पैदा करती हैं और अनुच्छेद 18 ऐसी उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों के उन्मूलन की जो व्यवस्था है वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, राज्य के तहत कोई उपाधि सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर नहीं लेगा। दूसरा, भारत के नागरिकों को विदेशों में उपाधि लेने पर रोक लगाता है। साथ ही कोई भी विदेशी भारत में लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। या लाभ के पद पर आसीन नागरिक या विदेशी या अन्य देश से कोई जो सुविधा है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ले सकता है। लाभ के पद पर आसीन नागरिक या विदेशी अन्य देश से कोई भी सुविधा राष्ट्रपति की अनुमति से तो ले सकता है, लेकिन बगैर राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि है उसको निषेध किया गया है। लेकिन उपाधियों के अंत में जो औपनिवेशिक उपाधियां हैं उनका तो अंत कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण रत्न, पद्म श्री जैसे परमवीर चक्र जैसी उपाधियों का जो वितरण है वो जारी रखा और इन उपाधियों के लिए किसी इस अनुच्छेद का उससे किसी प्रकार का विरोध नहीं माना गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में समानता के अवसर प्रदान करता है और असमानता के अतार्किक भेदभावों को दूर करने के लिए सरकार को सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम बनाता है। धन्यवाद।